वेलकम गाइस टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन नंबर 2 डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट 4। गाइस अगर आपने पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। गाइस हम इससे पहले वाली वीडियो में हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ख़त्म कर चुके हैं डीपीएसपी का। अब हम करेंगे हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये देखते हैं क्या है। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ये बेस्ड हैं किस पे? गांधी जी की विचारधारा पे, उनकी विचारधारा पे हैं। यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इनिशिएटेड, यानी कि स्थापित किए थे उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स अपने टाइम पर बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन जो थे उस टाइम पर गांधी जी ने कई ऐसे प्रोग्राम्स थे और कई ऐसे आंदोलन थे जिनकी उन्होंने शुरुआत करी थी। तो जो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है ये हमारा पूरा इसी पर बेस्ड है। अंडर वेरियस आर्टिकल्स दे डायरेक्ट द स्टेट टू, इसी के अंदर हमारे कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं, हम वो भी देखेंगे। पर पहले देखते हैं कि जो ये आइडियोलॉजी है उनकी वो क्या थी। देखते हैं हम। गांधी वॉज ऑफ ओपिनियन दैट अनलेस द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। जो गांधी जी थे उनका ये कहना था, उनका ये ओपिनियन था कि जो कंट्री है ना उसका डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब रूरल एरियाज़ का भी हो, यानी कि जो गांव वगैरह हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ का भी विकास होगा तभी पूरी कंट्री का विकास होगा, उनका ये कहना था। गांधी जी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वास्ट मास, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम्स को समझते थे जो भी थी हमारी कंट्री की। एंड वांटेड टू एड्रेस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय मूवमेंट, यानी कि उन्होंने एक सर्वोदय मूवमेंट की शुरुआत करी थी जिसमें वो जो कंट्री की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर उसका कंसेप्ट रखना चाहते थे। सर्वोदय मूवमेंट द एस्टैब्लिश ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस। जैसा कि हम जानते हैं जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, यानी हिंसा करना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, वो हमेशा नॉन वायलेंस की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जो सर्वोदय मूवमेंट था वो भी यही था कि इसमें नए सोशल ऑर्डर बनाए जाएं जिसका बेसिस क्या हो? लव एंड नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस हो, हिंसा ना करी जाए किसी भी तरीके से। फिर आता है गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड इन हैविंग खादी। गांधी जी जो थे वो देश प्रिय थे, तो उन्हें खादी के कपड़े पहनते थे जो कि कॉटन से बने होते थे। विच कैन बी वेव्ड बाय द पीपल एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जो कि एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए लेके आता था। इंस्टेड ऑफ हैविंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही वॉज फेवरिंग कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्पिनिंग बाय हैंड्स। बट उनका कहना ये था कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लगाने से बेटर है, उनका ये मानना था कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रुई की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चीज़ें हाथ से की जाएं, क्योंकि कोई भी हैंडमेड चीज़ होगी वो ज़्यादा बेटर होगी जो मशीनों के बेस पे होगी। अगर हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को मशीन और हैंडमेड, तो जो हैंडमेड होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो उनका भी गांधी जी का यही कहना था जो खादी से बने चीज़ें, जो कपड़े बने वो हैंडमेड्स हों, स्पिनिंग बाय हैंड, यानी उन्हें हाथ से ही किया गया हो उनका काम। ठीक है। फिर है गांधी वॉज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो गांधी जी थे वो पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, यानी कि वो किसी सेंट्रल के पास ही ना रहे, वो सबके पास रहे, जिससे कि कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके पावर का। वेयर पीपल कैन टेक द डिसीजन फॉर दैमसेल्व इन देयर ओन विलेज। जैसा कि गांधी जी ने थे, इन्होंने पंचायती सिस्टम की मांग करी थी कि पंचायती सिस्टम हो जिससे कि अपने अपने गाँव का फैसला लोग खुद ही कर सकें, उनका ये कहना था, इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन पर भी बहुत जोर देते थे। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में। तो सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइज विलेजेस पंचायत एंड इंडो यानी कि प्रदान करना किसी चीज़ का, डैम विद नेसेसरी पावर्स, यानी कि पावर्स जो हैं, यानी जो गांधी जी थे वो तो डिसेंट्रलाइजेशन से उसकी तरफ ज़्यादा जोर देते थे ना, तो इसमें यही है कि पावर्स को पंचायती सिस्टम करना जिससे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो। एंड अथॉरिटी टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और अथॉरिटी जो है वो इनेबल करे यानी कि शुरुआत करे सेल्फ गवर्नमेंट की। पंचायत सिस्टम एक तरीके से वही तो था ना कि सेल्फ गवर्नमेंट की, अपने विलेज का जो फैसला है वो वही लोग ले लेंगे, उसके लिए उन्हें कोर्ट में या फिर ऐसे नहीं जाना पड़ेगा कहीं, जिससे कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब है आर्टिकल 43,
promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas। आर्टिकल 43 में ये था जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, यानी जो जिससे खादी के जो कपड़े थे वो बनते थे, जो कॉटन से बनते थे, तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। और किसी इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन लाइक कोई कंपनी, छोटी जो इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप्स बन जाते हैं वो, तो रूरल एरियाज़ में ये इन चीज़ों को रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी बढ़ावा देने की बात की गई है हमारे आर्टिकल 43 में। फिर आता है आर्टिकल 43B। ये भी एक तरीके से अमेंडमेंट ही है कि अमेंडमेंट किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब अमेंडमेंट होता है तो वो ए होता है, एंड जब सेकेंड टाइम किया जाता है तो उसमें बी हो जाता है ये अलग से ही इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। फिर है प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें यह है कि प्रमोट करना हर चीज़ को, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल में हमारा पंचायती सिस्टम, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं उनका मैनेजमेंट सही तरीके से हो, प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी। और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का मतलब है कि इसे हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त, मतलब स्वायत्त ऑटोनॉमस, और फंक्शनिंग कामकाजी, यानी कि खुद स्वयं काम करना। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग यानी कि जो इंडिविजुअल है उस पर भी यहाँ पे उसे प्रमोट किया गया कि वो खुद काम करे अपने, और मतलब जो मैनेजमेंट वगैरह है उन सब में पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों पर प्रमोट किया गया था आर्टिकल 43B में। फिर आता है हमारा आर्टिकल 46, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रमोट करना, बढ़ावा देना एजुकेशनल यानी जो स्टडी है, पढ़ाई लिखाई है उसमें, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST यानी कि जो वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं, और जो सोसाइटी आती है हमारी वीकर सेक्शन में, यानी कि जो SC, STs होते हैं उनके लिए प्रोविजंस करना, उन्हें प्रमोट करना। एंड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन, और उन्हें प्रोटेक्ट करना सोशल इंजस्टिस से और एक्सप्लोटेशन, यानी उनके साथ जो शोषण होता है, उनको वीकर सेक्शन समझा जाता है और उन्हें हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनके साथ इनजस्टिस किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट करना। फिर है आर्टिकल 47, prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। prohibited यानी कि उन पर रोक लगाई गई, कंजप्शन यानी जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो जो इंटॉक्सिक ड्रिंक्स होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ड्रग्स, ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह पर रोक लगाने की बात की गई है आर्टिकल 47 में। अब है आर्टिकल 48, प्रोहाइबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, यानी कि जो गाय होती हैं, स्लॉटर हत्या करने वाला, जो उनको मार देते हैं, कैल्स यानी कि जो गाय के जो बच्चे होते हैं जिन्हें बछड़े कहते हैं वो, एंड अदर मिल्स मतलब कि जो दुधारू पशु, यानी कि वो एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं वो, एंड ड्रॉट कैटल का मतलब होता है पशु, एंड टू इम्प्रूव द ब्रीड्स यानी कि उनको, उनकी जो नस्ल है यानी जिस कैटेगरी के वो हैं उसको और बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ये है, मना किया गया है, प्रोहाइबिटेड किया गया है कि जो गायों की हत्या की जाती है वो ना की जाए, और जो जितने भी पशु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं, ठीक है, उनको मारना सही नहीं है। आर्टिकल 48 में ये कहा गया, इसलिए उस पर प्रोहाइबिशन भी लगाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसमें यह भी कहा गया है कि इम्प्रूव किया जाए जो मतलब जो काउज हैं, कैटल्स वगैरह हैं, तो उनकी जो ब्रीड्स हैं, उनकी जो नस्ल हैं, जिस कैटेगरी के वो हैं, उसको और इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, उनमें इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि ये कहाँ कहाँ पर है इस टाइम पे आर्टिकल 48 में ये किया गया है। Even several states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, etc. have brought acts for banning cause letter in their respective states। यानी कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बैन है गायों को मारना, जिसमें हमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका जैसी स्टेट्स आती हैं। तो इन जगहों पर स्लॉटर्स मतलब कि उन काऊ जो हैं, गाय हैं, उनकी हत्या करना मना है, उन पर बैन लगा दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये हो गए हमारे जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे वो। अब हम देखते हैं जो हमारा लिबरल एंड एक्चुअल प्रिंसिपल है उसमें क्या है। लिबरल एंड एक्चुअल प्रिंसिपल्स,
दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये जो प्रिंसिपल हैं ये रिफ्लेक्ट करता है किसकी आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म की। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 44 सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पहले हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका क्या मतलब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल मीन अ सेट ऑफ कॉमन पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब है लॉज, पर्सनल लॉज सिटीजन्स के लिए, यानी कि एक जो लॉ है, जो कॉमन लॉ है, वो उनका जो पर्सनल लॉ हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के रिलीजन हैं इंडिया में, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। इनके लिए बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाए गए हैं हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। तो जब पर्सनल लॉ कवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि पर्सनल लॉ में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई कुछ इशू होता है तो वो आता है। मैरिज यानी कि हिंदूज़ के और मुस्लिम के जैसे अलग अलग बने हुए हैं कि किस किस तरीके से शादियां होती हैं, तो ये एक पर्सनल लॉ है। डाइवोर्स भी, और इनहेरिटेंस यानी कि जो वंशानुक्रम जो चला आता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो चीज़। तो जो हमारा पर्सनल लॉ है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि अलग अलग रिलीजन के बेस पर होती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारा यही है कि लोगों को उनका पर्सनल लॉ दिया गया है। दिस आर्टिकल इज डिबेटेड बाय इंटेलिजेंसिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एकेडमिक फॉर ईयर्स। इस चीज़ पर जो ये हमारा लॉ है इस पर बहुत डिबेट हुई है, बहस चली है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, यानी कि ये एक डिबेटेड टॉपिक रहा है। इसका कोई एक निष्कर्ष नहीं निकला। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है, इस पर डिबेट हो रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अ लॉ रिलेटेड टू द डाइवर्स कंपनसेशन एंड मैरिज ऑफ द मुस्लिम वुमेन। आपने सुना भी होगा जो 3 तलाक का जो चला था वो इसी से लिंकेड था कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको शादी के बाद कंपनसेशन भी दिया जाएगा। उसमें ये चीज़ हुई क्योंकि ऐसा होता है ना कि सिर्फ वो 3 बार बोल देते हैं, उनके रिलीजन में ऐसा है, तो उसी पे ये हमारा केस चला था। तो इसी बेस पे ये हुआ कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा शादी के बाद, मतलब आपको उन्हें पैसे देने होंगे अगर वो चाहती हैं तो। द कांग्रेस पार्टी एंड अदर ओपोजिशन पार्टीज एंड सेवरल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी और कोई दूसरी जो पार्टीज़ हैं ओपोजिशन की हैं, ठीक है, और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगेंस्ट हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। इसके अगेंस्ट हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो हमारे इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि लोगों को उनके अकॉर्डिंग, जो उनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पर्सनल लॉज मिलने चाहिए, उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलना चाहिए। इस बात पे अभी भी हमारी जो डिबेट है वो चलती ही रहती है। अब आता है हमारा आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। प्रोवाइड कराएं गवर्नमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि बच्चों की देखभाल और उनकी एजुकेशन सभी बच्चों को अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो सरकार देखे, यानी कि उन्हें प्रोवाइड कराए। ये हमने पहले भी देखा था आर्टिकल 45 किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करता है दूसरे आर्टिकल से, ठीक है। फिर है आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि जो एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री हो, या एनिमल हस्बेंड्री जिसमें पशुओं को, मतलब जो एनिमल्स हैं उनका जो पालन पोषण होता है वो चीज़ें हों, और जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसको मॉडर्न तरीके से और साइंटिफिक तरीके से उसका ध्यान रखा जाए और सही तरीके से किया जाए वो सब। अब आता है हमारा आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्ट करना, बचाना मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं तो कुतुब मीनार, लाल किला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। और जो प्लेसेस और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हिस्ट्री के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जो नेशनल इम्पॉर्टेंस हैं,
जिन्हें डिक्लेयर किया गया है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाए, बचाकर अच्छे से रखा जाए सही तरीके से। फिर है आर्टिकल 50, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया है कि जो जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, यानी कि इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। आर्टिकल 50 से इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उसे 50-50 कर दिया गया है, हाफ हाफ कर दिया गया है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब ये आर्टिकल नहीं था उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते थे, जो पब्लिक सर्विस में होते थे, वो ही अरेस्ट करते थे। ठीक है, लाइक कोई पुलिस है, ठीक है, उसने किसी को अरेस्ट करा है, तो अरेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर लेता था कि उसको कितनी सज़ा देनी है। अब यहाँ पर तो ये होता ना कि अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अगर यही हुआ कि रिश्वत दी गई, तो हो सकता है पुलिस उसे छोड़ दे, उसे उसको पनिश ना करे, है ना। तो इसमें यही हुआ कि सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। जुडिशरी अपना काम करे, जब एग्जीक्यूटिव किसी पर्सन को डिटेन करे, अरेस्ट करे, तो वो उसे, उसका काम है एग्जीक्यूटिव का कि वो जुडिशरी के पास लेके जाए और जुडिशरी डिसाइड करे कि उसको उसके जो उसने करा है काम, गलत काम करा है, तो उसके बेस पर उसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि सेपरेट किया गया जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को। अब आता है हमारा आर्टिकल 51, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो हमारे संबंध हैं दूसरे देशों से वो अच्छे तरीके से बने रहें, शांतिपूर्वक रहें, एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्टिस एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। यानी कि जो हमारी कंट्रीज़ से, मतलब जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं और जितनी भी जिनके हमारे साथ रिलेशंस हैं हमारी कंट्री के साथ, तो उनके साथ जो हमारा जो रिलेशन है वो अच्छे, एक ईमानदारी तरीके से निभाया जाए, ऑनरेबल हो, सिक्योरिटी हमारी सही हो उनके साथ, और मतलब जो पूरा है ना वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से चले, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ पीसफुली हो। फिर है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लाइजेशन। ट्रीटी यानी कि संधि, ऑब्लाइजेशन दायित्व। जो इंटरनेशनल लॉज हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल्स के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कंट्री के, उसकी संधि, उसको सही तरीके से निपटाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी एक दायित्व है, ऑब्लिगेशन, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो इंटरनेशनल जो भी वाद विवाद चलता है उसे हम पीसफुली सही तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो इसका मतलब है आर्बिट्रेशन लाइक अ मीडिएटर, यानी कि जैसे कि दो कोई कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जो हमारी कंट्री है वो एक मीडिएटर बनेगी कि वो उन दोनों की बात सुन के उस प्रॉब्लम को, उनका जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसे सॉल्व करें। तो इस चीज़ को भी इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वो सेटल करे दूसरे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरीज इन 1945। 1945 में, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट था एंड वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरीज इन 1945। यानी कि ये बहुत पहले से ही, हमारा आज़ादी के पहले से ही यूनाइटेड नेशन का पार्ट था इंडिया। डिस्पाइट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जब हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए, इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। और इसके, जब हम ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में एक मेंबर जो था हमारा कंट्री, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बना रहा था। यानी कि यूनाइटेड नेशन में और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एक अच्छी मेंबर बनी रही। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट सी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो क्या क्या थी। ठीक है, ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू अचीव अ वेलफेयर स्टेट बाय, कई सालों के बाद जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश करी अचीव करने की, एक वेलफेयर स्टेट बनाने की, बाय इम्प्लीमेंटिंग,
वेरियस प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें कई प्रोविज़न्स ऐड किए गए, लगाए गए उसमें, जिसकी वजह से जो हमारा स्टेट्स हैं, इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो एक वेलफेयर स्टेट बने। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वॉज अ माइलस्टोन। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बड़े एक पत्थर के रूप में थे। इन दिस रिगार्ड विच वॉज लॉन्च इन 1952, जो कि लॉन्च हुए थे 1952 में, यानी कि ये काफ़ी सही रहे थे हमारे देश के लिए। 5 ईयर प्लान ऑल्सो लॉन्च इन ईयर 1951 to 52। जब 1952 में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पे 5 ईयर प्लान भी लॉन्च हुआ था 1951 से 52 के बीच में। नाउ इंडिया इज गोइंग टू कंप्लीट 13 5 ईयर प्लान बाय 2022, यानी कि 2022 में जो 5 ईयर प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ था उसको 13 ईयर्स हो जाएंगे, यानी कि 13 सालों से ये चलता आ रहा है। 5 साल जो प्लान थे वो बनते जा रहे थे, 2022 में 13 टाइम्स यानी कि हो चुके होंगे। नेम ऑफ 5 ईयर प्लान चेंज इनटू नीति आयोग। जो 5 ईयर प्लान था जिसे हम कहते थे वो चेंज हो गया है नीति आयोग, यानी कि अब उसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। जो 5 ईयर प्लान यानी कि जो नीति आयोग है उसका फोकस था वेरियस थिंग्स, कई चीज़ों पर। एग्रीकल्चर पर, यानी कि जो खेती की जाती है उस पर। हैवी इंडस्ट्रीज, ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग ट्रिज्म, ड्वेक्रा और इरडिप फॉर इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ रूरल पुअर एंड मेकिंग इंडिया गुड इकोनॉमी। जो बेसिकली नीति आयोग है ना, उसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे सही बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, और जो रूरल कंडीशन है उसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, एक पर्सन की वेल्थ को इंक्रीज किया जाए, वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में, और आयुष्मान भारत इन 2008 में। उजला स्कीम्स, यानी कि ऐसी कई स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है लोगों के वेलफेयर के लिए और एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। अब हम देखते हैं जो इसका क्रिटिसिज्म, यानी कि इसकी आलोचना, इसकी बुराई किसने करी है डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसीज़ की। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। से कहा गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन वो फोर्सेबल नहीं हैं, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनके लिए। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज राइट्स द सिटीजन्स कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट, यानी कि अगर आपका इसमें से कोई भी वायलेशन हो रहा है आपके राइट का तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट, क्योंकि ये स्टेट को नहीं बांधता है इस बात से। इसमें ये नहीं है कि हाँ आपका अगर राइट कोई वायलेट हो रहा है तो आप जाओ कोर्ट में। अब है अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, यानी कि जो कुछ ज्ञानी विद्वान लोग थे उनके हिसाब से द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। उनके हिसाब से ये एक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह थे विच ब्रेक ऑन द नेक्स्ट डे। लाइक ऐसा होता है ना, कई बार जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो पीपल्स जो होते हैं वो फिर सोचते हैं कि हाँ वो इस ईयर में ये चीज़ें करेंगे और ये चीज़ नहीं करेंगे, और बट नेक्स्ट डे ही वो उसका उल्टा कर लेते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो उनके हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे वो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ही थे। इट इंडिकेट्स इन द टाइम ऑफ इलेक्शंस द स्टेट गवर्नमेंट मेक प्रॉमिस। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये इंडिकेट भी करता है कि इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्रोमिस तो कर देती हैं कुछ चीज़ों के, सर्टेन थिंग्स, बट फेल टू फुलफिल दोज आफ्टर एंड ऑफ इलेक्शंस। लेकिन जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो वो फेल हो जाती हैं इन चीज़ों को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में। एग्जाम्पल है इसका एक, द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फेल्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स प्रॉमिस। जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसने प्रॉमिस किया था कि विच इट अश्योर द फार्मर्स टू प्रोवाइड ₹10,000 थ्रू कालिया स्कीम, यानी कि स्कीम थी जिसके अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो फार्मर्स को 10,000 रुपीज़ देगी, बट विच इज़ रिगार्डेड एज गेम चेंजिंग फॉर 2019 इलेक्शन। जो कि एक गेम चेंजिंग बन गया था 2019 इलेक्शन में, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी। इवन उन्होंने सोचा कि वो 1,000 रुपीज़ भी दे दें, बट ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यही था कि ये एक तरीके से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ही थे, और जब वो प्रॉमिस करते थे लेकिन वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते थे। थर्ड पॉइंट है
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिएट सो मच कन्फ्यूज़न। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। एज दीज आर नॉट अरेंज, ये अरेंज नहीं है, एंड नॉट पुट इन ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर, यानी कि इन्हें सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है, इनका जो लॉजिक है वो अलग अलग जाता है, एक करेक्ट वे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो अरेंज नहीं है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, गांधीयन प्रिंसिपल्स ओनली रिमेन ऑन द पेपर एज द रियल एम्पावरमेंट, यानी कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमने जो भी पढ़ा, जो मूवमेंट्स वगैरह थे, सर्वोदय मूवमेंट और जो आर्टिकल्स में जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ पेपर तक ही रहे, यानी कि वो चीज़ें रियल लाइफ में हो ही नहीं पाई, वो सिर्फ पेपर पर ही रह गई, उन्हें रियल में इम्प्लीमेंट करा ही नहीं गया, वो मतलब उसमें उतनी चीज़ें हो ही नहीं पाई, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। ऑफ द रूरल पीपल हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस, यानी कि जो जिनके लिए बेसिकली ये थे, जो ग्रामीण लोगों के लिए था गांधीयन प्रिंसिपल, जो उन पर जोर दिया गया था ग्रामीण लोगों पर, वो चीज़ें उन तक पहुंची ही नहीं, वो सिर्फ पेपर पर ही रह गई, पेपर पर ही सारी चीज़ें पूरी हो गई और उन तक गई ही नहीं। फिर है द यूथ सफ़र्स बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो यूथ है वो सफ़र करता है, उसको बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। फेलियर किसके, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज़ में फेल होती है तो उसमें यूथ को भी सफ़र करना पड़ता है। लाइक अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बी एजुकेटेड यूथ एंड वुमेन, यानी कि जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने में जो हमारी गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूथ है उसे बहुत सफ़र करना पड़ता है। फिर है द प्रॉब्लम ऑफ दलित्स, डिसेबल एंड वुमेन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो प्रॉब्लम है, जो दलित यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो डिसेबल हैं और जो औरतें हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। एज स्टेट हैव फेल्ड टू इंश्योर हेल्थी सोशल कंडीशंस फॉर दैम टू लीड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो स्टेट है वो ऐसे प्रोमिस करती है लेकिन वो उन चीज़ों को पूरा ही नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो दलित्स और डिसेबल और जो वुमेन्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको लीड ही नहीं कर पाते हैं, और उनका जो सोशल कंडीशंस हैं, जो उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं वो और बेकार होती जाती हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो फेल हो जाती है, वो चीज़ें नहीं कर पाती हैं। फिर है फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुली वे एंड डायलॉग प्रोसेसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रोविज़न है वो ये है कि जो डिस्प्यूट्स, जो वाद विवाद होते हैं, उन्हें पीसफुली सॉल्व किया जाए डायलॉग प्रोसेसेस में, यानी कि सिर्फ बोल कर ही जो मामले हैं, जो लड़ाई झगड़ा है उसे सॉल्व कर लिया जाए। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय नेबर्स, पर्टिकुलरली जैसे कि इंडिया के सराउंडेड में जो हमारा इंडिया कंट्री है उसके जो नेबर्स हैं वो हैं पाकिस्तान और चाइना, विद हुम बॉर्डर डिस्प्यूट हैव नॉट येट बीन डिसॉल्व, यानी कि तो बहुत टाइम से चला आ रहा है ना, बट ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक वाद विवाद जो है वो चल ही रहा है, इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, फाइनली द स्टेट्स हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी कि जो स्टेट हैं वो एबल ही नहीं है कि वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी कि अच्छा वातावरण, यानी कि लेस पॉल्यूशन, ये चीज़ें स्टेट नहीं कर पा रही है। अ पॉइंट इज़ टू बी नोटेड दैट इवन दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, ये बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात है कि दिल्ली तो जो है वो कैपिटल है कंट्री की, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसके बावजूद वेयर पीपल डू नॉट गेट गुड एयर टू ब्रीथ, यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में कि अच्छी हवा ही नहीं मिलती है सांस लेने के लिए, एंड दे आर फोर्स टू सर्च देयर लाइवलीहुड एल्सवेयर, तो जो यहाँ के लोग हैं जब उन्हें अच्छी शुद्ध हवा ही नहीं मिल रही है, यहाँ इतना पॉल्यूशन है, तो जो लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं कि वो दूसरी जगहों पर जाकर रहें। ये एक एग्जाम्पल ही है कि दिल्ली तो कंट्री की कैपिटल है, इसे तो और बेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है जहाँ पे लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो इसकी वजह से उन्हें दूसरी जगहों पर माइग्रेशन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। द लाइफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर इन कम्प्लीट डेंजर, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो भी डेंजर में है, जैसे कि स्पीसीज़ कितनी ख़त्म होती जा रही हैं, टाइगर्स, लायंस कितनी जल्दी से कम होते जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ भी डेंजर में ही है।
अब है इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो व्याख्या की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बाय सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो फंडामेंटल की इंटरप्रिटेशन थी वो जुडिशरी के द्वारा थी। अब ये देखते हैं, द फर्स्ट मेजर केस केम बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यानी कि जो फर्स्ट मेजर केस आया था सुप्रीम कोर्ट में वो चंपाकम दोरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था। मद्रास को चैलेंज किया था चंपाकम ने, ठीक है। फिर है द सुप्रीम कोर्ट मेड बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 1973, यानी कि 1973 में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों को ही पार्ट बनाया गया है, दोनों ही इक्वली हैं उसमें। इन मिनबरा मिल्स केस ऑफ 1980, यानी कि मिनबरा मिल केस जो हुआ था 1980 में, द चीफ जस्टिस चांद्रा शुद्ध हेल्ड बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल। उन्होंने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही एसेंशियल हैं, दोनों की ही नीड है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है और हमारी यूनिट भी फिनिश होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।